भारत में पहली बार आज़ादी की पहले आसाम में ही तेल मिला था। क्रूड ऑयल आसाम में ही मिला था, इसी डिब्रूगढ़ इलाका में जहां हम लोग बैठे हैं दुलियाजान में, और इसके पास दिग्बोई जहाँ आईओसी की पहला देश की रिफाइनरी लगी है, वहीं तेल मिला था। और देश की जो ऑयल रिसोर्स है उसकी लगभग 18% नॉर्थ ईस्ट में ही है। आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे इलाका में ऑयल और गैस पूरा भरा हुआ है। इसको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बना के अभी तक जो काम हुआ है वो पर्याप्त नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी 2014 में देश की जिम्मेवारी संभाले तब हम लोगों ने यहाँ एक नॉर्थ ईस्टर्न हाइड्रोकार्बन विजन 2030 की प्लान किया है, जिसमें एक ध्यान में आया कि जब यहाँ ऑयल एक्सप्लोरेशन बढ़ानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करनी पड़ेगी, पाइपलाइंस, क्रूड पाइपलाइन, प्रोडक्ट पाइपलाइन, गैस पाइपलाइंस, एलपीजी पाइपलाइन, ये सारा अगर हम यहाँ विस्तार करेंगे, रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, ऑयल प्रोडक्शन, गैस प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी, और उसी की श्रृंखला में कुछ वैल्यू एडिशन भी होगा। डिब्रूगढ़ जिले में बीसीपीएल बना है, नामरू फर्टिलाइजर यहीं की गैस से चलती है। नॉर्थ ईस्ट में कई राज्यों में गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं। ये सारा यहाँ की अर्थनीति को और तेजी ला सकता है। लगभग 1,30,000 करोड़ रुपया की अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसकी योजना हमने पिछले 2015-16 में बनाई, उसी का कल हम लोगों ने एक रिव्यू किया जिसमें लगभग 50-55 हजार करोड़ रुपया की प्रोजेक्ट डेडिकेट भी कर दिया गया है। उसी सीरीज में कल प्रधानमंत्री जी ने 3,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी की 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऑयल सेक्टर की, गैस सेक्टर की कल आसाम के अंदर डेडिकेट किया। इसमें से स्थानीय रोजगार बढ़ रहा है, स्थानीय सरकारों को रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है, और एक डाउनस्ट्रीम इकोनॉमी भी उसमें से डेवलप हो रही है। एनर्जी, विशेष करके ऑयल एंड गैस सेक्टर की बड़ी रोल है नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। देखो 2014 में जब पीएम जिम्मेवारी संभाले तब इस इलाका में 40-50% तक की एलपीजी कनेक्टिविटी होती थी, जो अभी बढ़ के 95% से 98-99 किसी किसी राज्यों में जा चुका है। जो एक छोटी गैप बची है, अभी इस बार बजट में जो 1 करोड़ नई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तहत एलोकेशन हुई है, उसी में बाकी सारे घरों को यानी आने वाले साल 1.5 साल के अंदर 100% कनेक्टिविटी टू ऑल हाउस होल्ड इन नॉर्थ ईस्ट, ये स्ट्रैटेजी हम लोगों ने कल बनाई है। सारे घरों को क्लीन कुकिंग फ्यूल पहुंचाना ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं, ये तथ्य सही नहीं है। लगभग 70-80% लोगों की रीफिलिंग की प्रैक्टिस बन चुकी है। बाकी जो 20-25-30% तक लोग बचे हैं, भारत में एक अभ्यास बना हुआ है लकड़ी इकट्ठा करना, अन्य जलावन को ढूंढना। लोगों को लगता है कि इसको संग्रह करके जलाएंगे तो ये फ्री में मिल रहा है, लेकिन उसमें से जितना समय जाता है, उसके कारण जितना प्रदूषण होती है, उनकी उस सारे जलावन के कारण जितना डोमेस्टिक पोल्यूशन होती है और उनकी स्वास्थ्य पे खराब प्रभाव पड़ती है, अगर हम उसको समझा पा रहे हैं तब लोग धीरे धीरे एलपीजी की ओर बढ़ रहे हैं। इसी के कारण आज देश में लगभग 95% कनेक्शन हो चुका है। अगर लोग व्यवहार नहीं करते, आखिर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगी तभी तो जाके लोग यूज करेंगे। हमें दुनिया की प्रशंसा इसी कारण मिल रही है। लॉकडाउन के दौरान तो हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो 8 करोड़ बेनिफिशियरी है, उनको लगभग 14 करोड़ मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दे दिया। ये व्यवस्था इन्हीं दिनों में हुआ है, लॉकडाउन पीरियड के अंदर हुआ है। इसलिए ऐसा ये आज उज्ज्वला और एलपीजी एक कारगर उपाय बनी है गरीब कल्याण में। देखिए, निश्चित रूप में अभी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की दाम में बढ़ने के कारण कंज्यूमर की प्राइस बढ़ी है। ये बात भी सही है, कुछ हिस्सा उसमें टैक्स भी इकट्ठा किया जाता है। केवल भारत सरकार टैक्स नहीं कलेक्शन करती है,
माननीय सोनिया गांधी जी की जो दल की शासन राज्य में सबसे ज्यादा टैक्स है, वो राजस्थान हो महाराष्ट्र हो, ऐसे ये समीक्षा करना सिर्फ केंद्र सरकार टैक्स कलेक्शन करती है सही नहीं, और ये बात सही है, टैक्स कलेक्शन भी किया जाता है। आज कोरोना के समय में देश की अर्थनीति जिस प्रकार की खराब स्थिति में पहुंची थी, उस स्थिति में आमदनी राज्य सरकारों की हो या केंद्र सरकार की हो, आमदनी लॉकडाउन के कारण ना के बराबर हो गई थी। उस समय में जो टैक्स के माध्यम से कुछ संग्रहित राशि है, उसमें हमने इस बार बजट में 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए व्यवस्था किया है। हेल्थ सेक्टर की स्पेंडिंग को 137% बढ़ाया है, किसानों की खर्चे बढ़ाए हैं, रेलवे सेक्टर, रोड सेक्टर, एविएशन इंडस्ट्री में एयरपोर्ट्स बनना, बड़े बड़े कारखाना बनना, जिसके कारण देश में मैंडेज, श्रम दिवस नए बनने वाले हैं, लोगों को रोजगार मिलने वाला है, लोगों को सामान्य गरीब लोगों की आर्थिक उपार्जन हो उसकी व्यवस्था की गई है। इस बार बजट में 32% ज्यादा खर्चा पिछले साल से किया जा रहा है। आखिर ये रिसोर्स हम लाएं कहां से? लोगों की भलाई के लिए इस सारे काम को किया जा रहा है। बाकी किसी को राजनीतिक टिक्का टिप्पणी देना है उनकी विषय है। या हमें उम्मीद है धीरे धीरे प्राइस सफेन होगा। जिस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां बन रही है उसमें कोरोना के कारण जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हुई थी, उस हिसाब से सप्लाई की भी कटौती हुई थी। सप्लाई करने वाले देश जो वादा किए थे कि जनवरी फरवरी तक सप्लाई को पूर्ववत स्थिति में ले आएंगे, वो नहीं ले आने के कारण ये स्थिति बनी है। हम उपभोक्ताकारी देश, विशेष करके एशिया महादेश की सारे देश इसमें दबाव बना रहे हैं कि आपको प्रोडक्शन बढ़ानी ही पड़ेगी। हमें लगता है इसकी कुछ फर्क आना चाहिए। उसके अलावा कुछ चीज अमेरिका के अंदर बर्फाली तूफान के कारण वहां भी थोड़ा उत्पादन रुका हुआ है। ये सारा विषय धीरे धीरे अस्थायी हम मानते हैं, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। देखो, ये तो जीएसटी काउंसिल की विषय है। राज्य सरकार और भारत सरकार की जो सामूहिक प्रयास से जीएसटी काउंसिल बनी है, उन्हीं की जिम्मेदारी है जीएसटी में इसको लाने के लिए। पेट्रोलियम इंडस्ट्री की ओर से हम पहले दिन से इसकी अनुरोध करते आ रहे हैं जीएसटी काउंसिल को, आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट को धीरे धीरे जीएसटी में ले आएंगे तो इस सेक्टर की ग्रोथ भी और होगा और ग्राहकों को उसमें फायदा मिलेगा। ये जीएसटी काउंसिल की विषय जिसमें सारे राज्य सरकार भी भागीदारी है। काउंसिल से आप अर्ज करेंगे कि थोड़ा? हम निरंतर कर रहे हैं, हम कई बार कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आपके माध्यम से भी कर रहे हैं। धीरे धीरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी की ओर ले जाना पड़ेगा।